नीतीश कुमार का एरा आया और इसमें जो है इसमें अभी स्थिति क्राइम का जो रेट है वो काफ़ी अभी बढ़ा हुआ है। देखिए, जो हार्ड कोर क्रिमिनल है जैसे सुपारी किलिंग्स वगैरह, ये तो कभी रोकी नहीं जा सकती है। ठीक है, उसमें एक्शन ना हो तो सरकार दोषी है। जैसे मुंबई है, मुंबई तो बिहार नहीं है, लेकिन कहाँ वहाँ किलिंग नहीं है, यूपी है। क्राइम रेट कभी भी हमसे ज्यादा वहाँ है। तो मौजूदा सरकार जो है जाति और जनजाति के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या कर पा रही है? कुछ जिलों में जैसे हमने काम किया, जैसे बांका गए, हाल ही में एक मतलब डाइन जोगिन कह के एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया था, तो आयोग ने संज्ञान लिया। हम लोग पूर्णिया गए थे, सीता देवी, उनके पति और उनके बच्चों को मतलब जला के बेरहमी से मार दिया गया है। ये जैसे कि ट्राइबल क्षेत्र है, तो रोजमर्रा के जीवन में क्या बदलाव आया है पहले और अब, या वहीं पे अस्थायी तौर पे ही वैसे ही चल रहा है? देखिए, ट्राइबल बहुत नॉन डिस्टर्बिंग ये मतलब जाति या समुदाय होते हैं, वो अपने में खुश रहते हैं। वो मतलब बड़ी कम साधनों में वो लोग खुश रहना जानते हैं। और ट्राइबल क्या होता है कि टॉकटिव उतना होते नहीं हैं, आउटस्पोकन होते नहीं हैं। जैसे हम लोग आज आयोग में काम कर रहे हैं, समस्याएं बहुत कम आती हैं, लेकिन हम जब ट्राइबल क्षेत्र में जाते हैं एप्लीकेशन का भरमार लग जाता है। न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस शख्स से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जो पेशे से इंजीनियर हैं और बिहार एसटी आयोग के चेयरमैन हैं, और ये फ़िलहाल जो है आए थे राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए। तो चलिए, इनका नाम शैलेंद्र गढ़वाल है, आपसे मुखातिब कराते हैं शैलेंद्र गढ़वाल की। शैलेंद्र जी, न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ इंडिया में आने के लिए धन्यवाद है। तो इनसे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ चूँकि ट्राइबल बेल्ट से भी आते हैं शैलेंद्र गढ़वाल जी और एसटी कमीशन के चेयरमैन भी हैं बिहार में, तो इनसे रिचुअल्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। और जैसे कि आप आयोग के चेयरमैन हैं, तो वहाँ पिछले 20 सालों में क्या बदलाव देखा है आपने? जी देखिए, पहले तो मतलब बिहार जो था जंगल राज कहा जाता है। हमने 90 का दौर देखा है, उस समय लोग घर से बाहर नहीं आ सकते थे। अब एक माहौल एक बना है कि पहले से नहीं तो, और पढ़ाई के मामले में भी बिहार एकदम फिसडी था। हम लोग को भी पढ़ने के लिए सब बाहर ही आना पड़ा। हायर एजुकेशन का कोई वैसा सिस्टम नहीं था, लेकिन अब जाके कम से कम ऐसा लग रहा है कि बिहार में भी हम हायर एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब इंडिया ही नहीं, लोग अब्रॉड जाते हैं, स्टैनफोर्ड जाते हैं, हार्वर्ड जाते हैं, उसकी तो खैर अलग बात है। लेकिन बाकी चीज़ों के लिए भी आज बिहार को हम लोग कह सकते हैं कि बिहार में हम पढ़ सकते हैं, बिहार में हमको रोजगार मिल सकता है। अच्छा, जंगल राज की आपने बात की, और जंगल के तो आप लोगों का पूरा क्षेत्र ही जंगल क्षेत्र में आता है, तो क्या उस समय के दौर को कुछ डिस्क्राइब आप कीजिएगा? जंगल राज में था क्या, क्या होता था? देखिए उस समय पहले तो मतलब हम लोग का जो क्षेत्र है चंपारण, जहाँ से हम आते हैं, बेतिया मोतिहारी पहले चंपारण में था, बाद में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में बट गया। अभी भी मतलब बिहार में कहीं जंगल बचा है तो वो पश्चिमी चंपारण में बचा हुआ है, और काफ़ी सघन जंगल है। और जंगल की खासियत ये है कि नेपाल का पोरस बॉर्डर है, और उस साइड भी नेपाल का जंगल है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो, और पीछे से चितवन नेशनल पार्क है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक पहाड़ का रास्ता है, दुर्गम रास्ते हैं, लेकिन अगर पब्लिक कोई चाहे क्रॉस करना या जानवर कोई चाहे क्रॉस करना, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक बताएं आप कि जंगल राज से हम बताएं कि एक दौर था, चूँकि हम भी चंपारण से ही जुड़े हुए हैं, तो एक दौर था, उस दौर में जो है डकैती काफ़ी जो है, वो कांग्रेस का रिजीम उस समय था, याद होगा आपको, बहुत सारे डकैत होते थे वहाँ पे। तो यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लैक पैंथर भी चलाया था, और चंपारण मिनी चंबल के नाम से भी मशहूर था उस समय। तो काफ़ी कंट्रोल हुआ। उसके बाद फिर जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर नीतीश कुमार का एरा आया, और इसमें जो है इसमें अभी स्थिति क्राइम का जो रेट है वो काफ़ी अभी बढ़ा हुआ है। देखिए, जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं जैसे सुपारी किलिंग्स वगैरह, ये तो कभी रोकी नहीं जा सकती है। ठीक है, उसमें एक्शन ना हो तो सरकार दोषी है। अगर लेकिन आज सभी जगह त्वरित एक्शन हो रहा है उसमें, जैसे मुंबई है, मुंबई तो बिहार नहीं है,
लेकिन कहाँ, वहाँ किलिंग नहीं है, यूपी है। क्राइम रेट कभी भी हमसे ज़्यादा वहाँ है, आज फिर भी कंट्रोल में है। और जो गलती कर रहा है उस पर एक्शन हो रहा है, सरकार इस पर सजग है। लेकिन एक ऐसा दौर था जो, जैसे एक था मतलब जंगल राज का जो दौर था, उस समय ये था कि पहले कि ये होती थी, डकैती होती थी। तो एक जो दूसरा दौर जो चला, किडनैपिंग का दौर चला, इसमें बड़ी प्यार से किसी को उठा के ले जाया जाता था, और शुरू में उनकी बड़ी खातिरदारी होती थी। लेकिन बाद में जैसे पैसा देने में लोग देरी करते हैं कि हो सके देर से दे, कम देना पड़ा तो उनको पीटा जाता था। कभी कभी तो कान काट के, उंगली काट के पार्सल करके भेज दिया जाता था। तो हम लोगों ने वो दौर भी देखा है। लेकिन जब नीतीश जी आए उसी समय एक चीज़ और जो बदलाव हुआ, इधर जो दाऊद का नेटवर्क जो बिहार के आसपास जो यहाँ पे है, नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, वहाँ पे बढ़ा। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो नेशनल कॉलेज है, जो मेडिकल कॉलेज है बीरगंज, उसमें दाऊद का पैसा लगा हुआ है। तो वो जब नेटवर्क बढ़ा तो एसएसबी हर जितने भी रास्ते थे, उन्हें वहाँ के लोकल ट्राइबल उनको मदद किए, एक एक जगह बताया गया, और जो जो रास्ता नेपाल जाता था सबको कर्व कर लिया गया। तो इससे क्राइम में बहुत ज़्यादा कंट्रोल हुआ। यानी कि क्राइम रेट जो था वो नेपाल होने की वजह से बॉर्डर आर पार जाने में लोगों की सहूलियत होती थी, इसके कारण जो है जी, क्राइम रेट बढ़ा हुआ था और पुलिस जो है फाइंड आउट नहीं कर पाती थी। हाँ, पुलिस इधर सख्ती करती थी। लोग जिसको किडनैप किए वो ले जाके नेपाल में जाके रख देते थे, उधर जाके शराफत की जिंदगी रहते थे। तो नेपाल गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? तो अभी फिलहाल स्थिति पहले से बेहतर है? पहले से बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लोग कम से कम आज मतलब लोग कमा रहे हैं, अपने घर पे रख पा रहे हैं। पहले तो डर के मारे घर पे भी नहीं रख पाते थे कि कौन आके माने अपना हिस्सा ले जाए, कोई उसकी मतलब कोई गारंटी ही नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब खुलेआम जो है कुछ हॉस्पिटल में वारदात हुई और पिस्टल लेके लोग जो हैं वो शूट करते हुए दिखे। जी, देखिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें धीरे धीरे आपके सामने सारी बात आ जाएगी कि किसकी सेटिंग थी, किसने भेजा और किसने सुपारी दी। एक एक बात आपके सामने आ जाएगा कुछ दिनों में। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं, हम लोग जनजाति पे बात करते हैं। तो मौजूदा सरकार जो है जाति और जनजाति के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या कर पा रही हैं, और क्या बदलाव आप देख रहे हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे बैठने के बाद? इस पोजीशन पे बैठने के बाद कुछ जिलों में जैसे हमने काम किया, जैसे बांका गए, हाल ही में एक मतलब डाइन जोगिन कह के एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया था। तो आयोग ने संज्ञान लिया। हम लोग पूर्णिया गए थे, सीता देवी, उनके पति और उनके बच्चों को मतलब जला के बेरहमी से मार दिया गया है। लेकिन उसमें जब हमने तहकीकात किया तो एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें अगर पुलिस एक्टिव रहती, इस थाने की सबसे बड़ी गलती है, उनको 10:30 11 बजे फ़ोन जाता है, 11-12 बजे के लगभग, और वो कहते हैं कि मुहर्रम है, मैं कल आऊँगा। रात भर उनको पीटा जाता है। हाँ, दे दिया गया है ट्राइबल एंगल, लेकिन वो मामला थोड़ा सा कहीं ना कहीं लगता है, तहकीकात करने की ज़रूरत है। उस परिवार के रोड के बगल में ज़मीन थी, तो उसको लेके कहीं ना कहीं अन्य जाति मिल के कि लेकिन एक ट्राइबल एंगल दिया जाए, SC ST एट्रोसिटी ना हो, इसलिए ट्राइबल को इन्वॉल्व करके ये कांड किया गया है। बताइए, रात मैंने 9-10 बजे से उनको बांध के पीटा जाता है, लोग मतलब जमावड़ा लगाते हैं, मीटिंग बैठते हैं। पुलिस दूसरे दिन 11 बजे जाती है, 2 बजे रात को उनको जलाया जाता है, और वो भाग के मतलब बगल में पोखरा है वहाँ जाते, फिर उनको खींच के ला के फिर से मिट्टी तेल और डीजल छीट के जलाया जाता है। और फिर 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उनको ट्रेलर में लाद के, बोरा में लाद लेके 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अलग जाके उनको डंप किया जाता है। तो इतनी हिम्मत कोई कैसे करेगा? और एक ही परिवार के 5 आदमी को मारने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इंस्टेंट रेज होता है, एक आदमी की हत्या हो जाए, 2 आदमी की हत्या हो जाए, तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं मोटिव होगा, किसी न किसी को फ़ायदा पहुंच रहा होगा। तो बदनाम किया जाता है कि ट्राइबल को। तो कहीं ना कहीं इसमें अशिक्षा भी बहुत बड़ा देन है। इसमें सरकार इतने साल तक कर रही है, अभी जो नहीं हुआ है, उनका डेवलपमेंट नहीं है, अभी भी आंकड़े वैसे ही हैं। तो क्या गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो पदाधिकारी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, उन पे जवाबदेही तय होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होनी चाहिए, और नहीं किया तो उनको सस्पेंड करना चाहिए।
जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके देख रहे हैं तो बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है। बिल्कुल, तो इस मुद्दे को आप आवाज़ बन के जो है उभार रहे हैं और इन जी चीज़ों को बता रहे हैं क्षेत्र में घूम-घूम के। जी। अब ये बताइए कि जो ये जैसे कि ट्राइबल क्षेत्र है, तो रोज़मर्रा के जीवन में क्या बदलाव आया है पहले और अब? या वहीं पे अस्थायी तौर पे ही वैसे ही चल रहा है? देखिए ट्राइबल बहुत नॉन डिस्टर्बिंग ये मतलब जाति अच्छा, या समुदाय होते हैं, वो अपने में खुश रहते हैं। वो मतलब बड़ी कम साधनों में वो लोग खुश रहना जानते हैं। उनको ना ही जंगल के बाघ से, ना ही भालू से, ना ही जंगली जानवर से डर रहता है। उनको डर रहता है तो शहर के अगल बगल वाले जो चोर ठग होते हैं, जो तरह तरह के केस में फंसाते हैं, उनसे वो लोग लड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है। वो लोग। बिल्कुल, जैसे कि आप भी जो ट्राइबल बेल्ट से ही आते हैं, जी तो राजनीति के क्षेत्र में उन लोगों का क्या अपलिफ्टमेंट अभी हुआ है? देखिए राजनीति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो जो चंपारण है, जो मनिहारी कटोरिया, जो दो क्षेत्र है, तो उसमें एक जगह 13% पे रिजर्वेशन है, एक जगह 12 पॉइंट कुछ परसेंट पे है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं कि वहाँ पे 22 से 25% तक ट्राइबल्स हैं, लेकिन अभी तक रिजर्व नहीं किया गया है। वो कहते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। तो लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो स्पेशल केस में इफ रिजर्वेशन कांट बी अल्टर्ड, इट कैन बी रोटेटेड। लेकिन जानबूझ के ये लोग देर करते हैं कि मनो जो पदाधिकारी हैं वो चाहते ही नहीं है, या अगल बगल जो भी एक मानसिकता होती है वो चाहते ही नहीं कि ट्राइबल ऊपर आए। कहीं ना कहीं ये सोची समझी एक नीतिगत उनको दबाया जाता है, लेकिन टैलेंट को आप बहुत दिन तक दबा नहीं सकते। यानी कि ब्यूरोक्रेसी जो है उनको परेशान करती है जी बिल्कुल। और सरकार की नज़र उन पे। सरकार की नज़र, सरकार मतलब हर चीज़ को तो जान नहीं पाती है। और ट्राइबल क्या होता है कि टॉकटिव उतना होते नहीं हैं, आउटस्पोकन होते नहीं हैं। जैसे हम लोग आज आयोग में काम कर रहे हैं, समस्याएं बहुत कम आती हैं, लेकिन हम जब ट्राइबल क्षेत्र में जाते हैं एप्लीकेशन का भरमार लग जाता है। जाके देखते हैं समस्याएं ही समस्याएं हैं। उनको मतलब एक ट्राइबल को सही में अगर इंडिया में या बिहार में अगर उत्थान करना है तो गवर्नमेंट का जो नज़रिया है, चश्मा बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, और आजकल जो है वोटर आईडी को लेके जो है काफ़ी बवाल मचा हुआ है, तो उस क्षेत्र में जो है जी। इन लोगों के सेंस में क्या स्थिति है? ट्राइबलों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ये फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखिए इंडिया गवर्नमेंट है, हमको ये जानने की ज़रूरत भी है कि मेरे देश में अगर दूसरे देश के नागरिक रहते हैं तो वो कौन है। क्या ये इंडिया गवर्नमेंट को जानने का अधिकार नहीं है? इंडिया के लोग कहीं विदेश में जाते हैं, उनको भाई पासपोर्ट देख के वापस भेजा जाता है। इंडिया में भी वैसा ही होना चाहिए। हम हमारे देश के जो भी रिसोर्स है, यहाँ के लोग उसको इस्तेमाल करें, वो लोग यूज़ करें, ना ही कि कोई विदेश से आए और आके मतलब गलत आईडी बना के हम लोग के बीच में रहे, उनको वोटिंग राइट भी मिल जाए और हमारे रिसोर्स को यूज़ करें। एक पॉपुलेशन ऑलरेडी प्रॉब्लम है, इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, उसके बाद हम बाहर वाले को भी केटर करें, तो ये हमको लगता है इंडिया गवर्नमेंट का राइट है, ये जानने का अधिकार है कि हमारे बीच कौन रहते हैं और वो जेन्युइन हमारे लोग हैं या नहीं है। बिल्कुल, और एक बिहार की बहुत बड़ी समस्या जो है वो पलायन है। जी हाँ, हम लोग भी उस दौर से आते हैं जब हम लोगों को भी जो पढ़ाई के सेक्टर में जो है हम लोग को आना पड़ा, हेल्थ की वजह इशू से आना पड़ा। तो क्या वजह है कि पलायन जो है बहुत मुख्य मुद्दा आज भी बना हुआ है? देखिए इसमें जैसे कि इंडिया की सरकार है, ये कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है न कि अगर छोटी में बड़ी बात, अगर हम लोग से सजेशन मांगा जाएगा कि जो बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं विदाउट यूजिंग बिहार रिसोर्सेज, वो बाहर से कमाते हैं और कहीं ना कहीं वो घर पैसे भेजते हैं। हम लोग भी एक समय था, हम लोग जब यूएस जाके जॉब करते थे बीइंग एन इंजीनियर, कि हम लोग को सॉफ्टवेयर कुलीज कहा जाता था। आज उनको बिहार में रिसोर्स नहीं मिलता है, वो बिहार जाते हैं, पंजाब जाते हैं, केरला जाते हैं, पैसे तो घर वापस भेजते हैं। कहीं ना कहीं बिहार की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उनसे सरकार को एक कहीं ना कहीं एक पॉलिसी बनानी चाहिए, या अपने यहाँ कैसे मतलब जनरेट हो।
मतलब ये नौकरी रोजगार जनरेट हो, रोजगार जनरेट हो, कहीं ना कहीं एक अलग ढंग से मैकेनिज्म या पायलट प्रोजेक्ट पे इनको करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने देखा है लॉकडाउन का दौर, बहुत सारे टैलेंटेड लोग आए, फिर मेरे जैसे सुदूर देहात में पंजाब से एसी बस भेज के उनको वापस बुलाया गया। हमने कोई ऐसा तरीका नहीं अपनाया कि जिससे जो टैलेंट आया था हम अपने यहाँ उनको रोक लेते और उनके मतलब स्किल सेट को यूज करके बिहार के बेनिफिट में हम काम करते। नियमें तो बहुत बनी, नीतियाँ भी बनी, लेकिन नीयत साफ शायद नहीं था। बिल्कुल, मुझे जहाँ तक याद है कि उस दौर के जो एसपी थे, डीएम थे कुंदन कुमार, जी उन्होंने चनपटिया में जो है बहुत जी बड़ा जो है एक शेल्टर बनाया था और जहाँ पे काफ़ी उत्पाद हो रहा था जी। और आज भी होता है वो। हाँ, वो एक मॉडल था। तो लेकिन एक मॉडल से काम नहीं चलेगा ना। बिहार बड़ा स्टेट है और चंपारण की बात कर रहे हैं तो खुद चंपारण ऑलमोस्ट 45 लाख पॉपुलेशन है एक एक जिले का। तो उस पे एक मॉडल से काम नहीं चलेगा, उसको जगह जगह पे मॉडल्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। और कुछ स्किल सेट, आप एक सेट में स्किल आपने टैप किया, बाकी स्किल्स का कैसा है? जबकि बिहार में टैलेंट है, लोग बाहर जाके अपने स्किल से ही कमाते हैं। सिर्फ मतलब वो लोग मतलब स्किल सेट है उनके पास, बाहर जाकर नौकरी करते हैं, उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है। तो ज़रूरत कहीं ना कहीं है पॉलिसी में चेंज करने की, और सिर्फ नियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बढ़िया से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यानी सरकार हर बार जो है नियम तो बनाती है लेकिन नीचे तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो चलिए अभी जो है हम लोग जानेंगे कुछ रिचुअल्स के बारे में जानेंगे, चूँकि थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई थी कि ट्राइबल्स को जो है डायन जोगिन वगैरह का के जो है वो इतना बड़ा ये हुआ था कांड। तो उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, चूँकि जनजाति जो है काफ़ी तहजीब, संस्कार, रीति रिवाज वाली है और ऐसे पहलू की एक मतलब अगर थर्ड बेल्ट की बात करें हम तो ये उनकी रीति रिवाज की एक पहचान है। तो कितने सीधे साधे लोग वहाँ पे अभी उसी दौर के बचे हुए हैं? अभी भी बहुत सीधे साधे लोग हैं, और हमारे यहाँ जितनी भी मंदिरें हैं, जैसे सहोदरा स्थान है, हम लोग माँ सहोदरा कहते हैं, सेम मूर्ति ये जो है जो नेपाल में गढ़ी माई है वहाँ पे है, वो काफ़ी डेवलप्ड है। लेकिन हमारे यहाँ जो हम ही लोग चंदा लगाते हैं, लोग ये करते हैं, उसको तो इतना बड़ा मेला लगता है, उसको तो आदिवासी मेला घोषित करना चाहिए, लेकिन क्यों अभी तक नहीं हुआ। और उसमें जैसे कि हम लोग के यहाँ गुरु परिवार होता है, हमारे मंदिरों में कोई जैसे ब्राह्मण या महंत नहीं होते हैं, हमारे परिवार होता है जो शुरू से उसकी सेवा करते आए हैं, मतलब वही लोग उसके पुजारी होते हैं। चाहे वो गढ़ी माई देख लीजिए नेपाल का, चाहे वो तराई बेल्ट हम लोग का है सहोदरा स्थान है, हठी माई है दून में, जटाशंकर है यहाँ पे वाल्मीकि नगर बघा 2 में, मदन माई स्थान है जो कहा जाता था एक समय रसुगुरु जो मतलब ट्राइबल ही थे, जो मतलब बाघ से दौनी करवाते थे। मतलब दुर्गा माँ का इतना बड़ा उन पे आशीर्वाद था कि बाघ से धान की दौनी करवाते थे। कलाएं थी, लेकिन वो कलाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। ज़रूरत है उन संस्कृति को छुपाने की, बचाने की, और सरकार द्वारा मतलब सहायता मिले। ये मतलब विद्या है, ये काफ़ी पुरानी है, इससे हो सके ये जो नई सभ्यता हम कहते हैं जनरेशन एक्स, उनको भी शायद उन्हीं विद्याओं से सीखना कल पड़ जाए। बिल्कुल, थोड़ा सा सहोदरा माई पे आप बताएं, उनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि क्या इतिहास है सहोदरा माई का। जैसे उतनी इतिहास तो ना ही मेरा कभी सब्जेक्ट रहा है, लेकिन हम लोग जो सुनते आए हैं और जो करते आए हैं वो देखेंगे उनकी मतलब लोग उपवास रख के ये पूजा करते हैं। और जैसे औरतें आती हैं, जो चैत्र में जो नवरात्रा होता है उसमें उनका मेला लगता है, उस दिन पूजा होती है, और अष्टमी को लोग नाच कथा कहते हैं। औरतें आती हैं एरिया एरिया से, चारों तरफ से उनका पैर दबाती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, उनके लिए उपवास रखती हैं और उनसे मन्नत मांगती है, और जिनका पूरा हो जाता है फिर वो चढ़ावा आता है। उसमें एक कहा जाता है हम लोग भोजपुरी में, लोग भगते हैं, पहले कुछ नहीं चढ़ाते हैं, लोग भगते हैं,
अगर उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तब फिर जो भखे रहते हैं, जो यानी कि कमिटमेंट माने जो मांगे रहते हैं वो पूरा हो जाता है। तो जो भी इनका होता है कि मैं ये चढ़ाऊंगा वो चढ़ाऊंगा, फिर उसको चढ़ावा देते हैं। और ये तो मतलब सदियों सदियों से उनकी मूर्ति चली आ रही है। लेकिन बीच में ऐसा था कि बॉर्डर रोड वहाँ से बन रहा था, उनके मंदिर के जस्ट बगल से ही काफ़ी चीज़ें दब जा रही थी। लेकिन उस समय तत्कालीन डीएम से हम लोग रिक्वेस्ट किए कि कम से कम ये पौराणिक चीज़ें हैं, इनको दबा नहीं रहना चाहिए, ये हिस्ट्री बताता है उस एरिया का। तो खैर रिक्वेस्ट से रोड थोड़ा सा बगल में चला गया, तो कुछ चीज़ें बच गई हैं। कई सारे जो हैं आप ही बताते हैं, कई सारे मतलब प्राचीन काल के कुछ अवशेष भी मिले हैं जिसको आप लोगों ने इकट्ठा किया है वहाँ जी, पे। तो बहुत सारे वो पता नहीं पाली भाषा में उतना तो ये, लेकिन ज़रूरत है बुद्धकालीन। बुद्धकालीन है। और जैसे कि वही रास्ता था जो तिब्बत, जो भिकना ठोरी है वो भिक्षुक ठौर था। और फा हियान ह्यूनसेन जो भी आए थे, नेपाल में ठोरी से जो रास्ता बचता है 192 किलोमीटर मात्र बफर है, वो तिब्बत का सबसे शॉर्टेस्ट रूट था। और फा हियान ह्यूनसेन जो आए थे अपने बुक में उसके डिस्क्रिप्शन किए हैं, वो बोध गया गए थे, इसी रास्ते से गए थे, वो शॉर्टेस्ट रूट है। बिल्कुल। तो चलिए, शैलेंद्र गढ़वाल से हम लोगों ने राजनीति पे भी चर्चा की, वहाँ के ट्राइबल बेल्ट के बारे में भी चर्चा किया, और बिहार की जो राजनीति और बिहार की जो क्राइम की स्थिति है उस पे भी चर्चा की है हम लोग। और उसके अलावा जो है पूरे रिचुअल्स, सहोदरा माई जैसे जगह का पे हम लोग चर्चा किए। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज़ इंडिया से नवनीत शरण।